आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अरे यार क्यों मूड खराब कर रहे हो, अब ध्यान से इधर देखो। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं और वो परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर कौन सा अपना, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। डेफिनेशन हम इसकी पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट होता है इसका वर्गीकरण, उसको भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट होता है नामकरण, और हमने नामकरण को भी पढ़ लिया है। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट चल रहा था एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, नामकरण पढ़ चुके हैं। चौथा टॉपिक है आपके यहाँ पे समावयवता। क्या है? समावयवता। तो अब समावयवता को पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सभी विद्यार्थी, समावयवता, आइसोमेरिज्म। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि समावयवता कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है। तो समावयवता की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे होती है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके क्या समान हो, अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र या भौतिक अथवा रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी। और ये जो संपूर्ण परिघटना है वो आपकी समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है? समावयवता। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कौन? एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो हम ये ऐसे कहेंगे कि वे एल्किल अथवा एरिल हैलाइड जिनका अणुसूत्र समान हो, जिनका क्या समान हो? अणुसूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं भाई? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह संपूर्ण परिघटना क्या कहलाती है? संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, डेफिनेशन आसान है कि वे एल्किल अथवा एरिल हैलाइड जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह संपूर्ण परिघटना क्या कहलाती है? संरचनात्मक समावयवता। और जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, कौन है? एल्किल हैलाइड। ये दो प्रकार की, कितने प्रकार की? दो प्रकार की संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की भैया? दो प्रकार की संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उनमें से पहली जो है वो है स्थिति समावयवता। कौन सी समावयवता? स्थिति समावयवता। और दूसरा है आपके यहां पे श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। ठीक है, एल्किल अथवा एरिल हैलाइड दो प्रकार के क्या दर्शाते हैं? संरचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं। कौन कौन से? स्थिति और श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं। यहां पे उदाहरण के माध्यम से अपन अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिए, C3H7Br, C3H7Br, ये क्या है आपका? एक
यौगिक है जिनका अणुसूत्र क्या है, समान है। मतलब अणुसूत्र समान है लेकिन इसके हम दो संरचनात्मक समावयवी बना सकते हैं। कितने समावयवी? दो। देखो कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और मैंने बनाया Br। एक मैंने ये बनाया CH3 CH CH3 और Br। क्लियर है? क्या मैं इसके अलावा कोई और संरचना बना सकता हूं? आप कोशिश करना, अगर आपसे बन जाएगी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो समावयवता का ये पॉइंट है इसमें एक चीज और इंक्लूड कर देंगे, अगर आप ऐसा कर पाते हो। मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे इन दो के अलावा तीसरी संरचना नहीं बनी, कार्बन संख्या अगर 3 है तो। ठीक है, तो ये जो संरचना बनी है और ये दूसरी संरचना है, दोनों संरचनाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन इनका अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र क्या है, समान। देखो इधर कार्बन 3 है, इधर भी कार्बन कितने हैं, 3। इधर हाइड्रोजन 7 है, तो देखो इधर भी 7 है, इधर भी देखो 7 है। कहने का मतलब है कि अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समावयवी हैं। और जो ये घटना है जिसको हम समझेंगे कि ये है क्या, इसको हम बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं, समावयवता। क्लियर है? याद रखना कि जब कार्बन 3 है और 3 कार्बन का अगर कोई एल्किल हैलाइड का समावयवी बन रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं। सवाल कैसे आ सकता है यहां पे, इसको देख करके तो ऐसे आ सकता है कि C3H7Br के सभी संरचनात्मक समावयवियों को दीजिए, तो आपको दोनों संरचनात्मक समावयवी देने होंगे। आपसे अगर यहां पे पूछ ले कि इनका सामान्य नाम क्या है, कौन सा नाम पूछ ले, सामान्य नाम, तो इसका नाम क्या होता है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या होता है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। और इसका क्या होता है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आसान है। अगर कोई पूछ ले कि IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम लिख देंगे 1 2 3। 3 कार्बन का एल्केन है और एक पर कौन जुड़ा है, ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। बात क्लियर है? और इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की अंकन करेंगे 1 2 3, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ये आपका क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे यहां पे 1-2 सवाल और बनते हैं, मैं उनका डिस्कस और करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए एक सवाल है, उस सवाल के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए। अरे आप लोग ये ना सोचें कि नोट नहीं करने दे रहे हैं, आपको PDF मिल जाएगी आज। 100% आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे। क्लियर है? अरे मोबाइल है ना अपने पास, नहीं है तो इंफॉर्मेशन कहां से आती है आपको ग्रुप पे? चलिए, तो आपको हम और कोई दूसरे माध्यम से नोट्स अवेलेबल करवा दें। ठीक है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एक प्रश्न है, कुछ ऐसा है कि C4H9, क्या कहा, C4H9Br अणुसूत्र वाले सभी संभव एल्किल ब्रोमाइड की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। संरचना एवं क्या दीजिए, IUPAC नाम दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये 4 कार्बन का एक क्या है, एल्किल हैलाइड है, मतलब ये ब्रोमाइड है, तो ये 4 कार्बन का एल्किल ब्रोमाइड है। मतलब मुझे सबसे पहले 4 कार्बन का क्या लेना पड़ेगा, एल्केन।
क्या लेना पड़ेगा, 4 कार्बन का एल्केन, और उससे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एल्किल समूह, एल्किल ब्रोमाइड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भैया, एल्किल ब्रोमाइड। चलिए 4 कार्बन का जो एल्केन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, अरे ये होता है ना एल्केन का CnH2n+2, यही होता है। तो क्या बन जाएगा 4 के लिए C4H, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 और 2 10। अब इसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है और एक क्या जोड़ देना है, Br। मतलब एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बन जाएगा CnH2n+1, और कौन जुड़ गया यहां पे आकर के, Br, यही होगा। यहां पे हम क्या जोड़ रहे हैं, Br, मतलब एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा C4H9 और क्या आ जाएगा, Br। क्लियर है यहां तक, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम आपको एक चीज और बता रहे हैं कि जो ब्यूटेन होता है, कौन होता है, ब्यूटेन, उसके 2 एल्केन समावयवी होते हैं। 2 क्या होते हैं, एल्केन समावयवी होते हैं। कितने होते हैं, 2, ठीक है। और जो आपके एल्किल हैलाइड होता है या एल्किल ब्रोमाइड है, या एल्किल जो समावयवी होंगे, क्या होंगे, एल्किल समावयवी, उनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। अब ये कैसे होती है, ये अपन एक बार थोड़ा 0 लेवल से सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा समझना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ब्यूटेन जो होते हैं उसके 2 एल्केन समावयवी कौन कौन से होते हैं। तो ब्यूटेन के 2 एल्केन समावयवी होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। एक क्या होता है, एन ब्यूटेन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 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 सॉरी CH3, यही हो गया। एक एन ब्यूटेन होता है, कौन होता है, एन ब्यूटेन, और एक होता है आपके यहां पे आइसोब्यूटेन। क्या होता है भैया, आइसोब्यूटेन। अब इनसे हम बनाएंगे कौन से, एल्किल समावयवी बनाएंगे। उनको देखो हम इधर देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इनको समझने का कोशिश करना, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे देखिए, ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मैंने ले लिया एन ब्यूटेन, अर्थात ये ले लिया CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। इसके मैं एल्किल समूह बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एल्किल समूह। तो एल्किल कब बनते हैं, ये तभी बनते हैं जब मैं इसमें से एक क्या हटाता हूं, हाइड्रोजन। एक क्या हटाता हूं, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन देखो मैं हटा रहा हूं। मैं सबसे पहले हाइड्रोजन हटा रहा हूं यहां से, चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, दोनों जगह से मैं अगर हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मुझे एक ही प्रकार का समूह प्राप्त होगा। देखो कैसे, आप समझने का प्रयास करें। जैसे मैं यहां से हटा रहा हूं तो ये बनेगा CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री, यही बनेगा अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो। और मान लो मैं यहां से नहीं हटा रहा और मैं कहां से हटा रहा हूं, इस जगह से, तो कैसे बनेगा कि यहां से एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो यहां CH2 बचा। CH2 से कौन जुड़ा है, CH2, फिर CH2 से फिर CH2, फिर कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो अगर आप देख पाओ तो आपको क्या यह संरचना वापस से नहीं प्राप्त हो रही? अरे ये संरचना आपको वापस से प्राप्त नहीं हो रही क्या? देखो अगर मैं यहां से हटाता हूं तो ये समूह बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यहां से हटा रहा हूं हाइड्रोजन तो कैसा होगा, CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री, जैसा कि मुझे यहां दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन अगर मैं इस स्थिति से हटा रहा हूं एक हाइड्रोजन तो मुझे यह समूह प्राप्त होगा। दूसरा, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, दोनों तरफ से अगर मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो भी मुझे समान प्रकार का समूह ही प्राप्त होगा। देखिए मैं हाइड्रोजन हटाने का प्रयास कर रहा हूं आपके यहां पे, यहां से, इस स्थिति से मैंने ये चिन्ह के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं चाहे यहां से, दोनों का जो समूह बनेगा वो एक ही बनेगा। देखिए CH3
CH2 CH CH3 और यहां से क्या हो जाएगी वैलेंसी फ्री। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये बना दूं, जैसे ये CH3 CH वैलेंसी फ्री, CH2 CH3, ये संरचना और ये संरचना दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ऐसा दिख रहा है कि ये वैलेंसी फ्री यहां से हो रही है, बाकी अगर इसको ऐसे करके लिख दूंगा तो ये वही संरचना बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों संरचनाओं में कोई अंतर नहीं था। आगे देखो, दूसरी संरचना थी आपके पास आइसोब्यूटेन। क्या था? आइसोब्यूटेन, यही था। अब इसमें भी देख लो आप लोग कि अगर मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, चाहे यहां से हटाऊं, चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, तीनों जगह से कहीं से भी हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मुझे समान प्रकार का समूह ही प्राप्त होगा। देखो कैसे, माइनस एक हाइड्रोजन कर रहा हूं, बचेगा ये CH3 CH CH3 CH2 और ये वैलेंसी फ्री, ये समूह मिलेगा। उसके बाद अगर और स्थिति बची कहाँ है, इस जगह से, तो दूसरा मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकता हूँ, तो बचा ये CH3 CH3 और ये CH3 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये लिख दिया, और यहाँ से बैलेंस फ्री कर दिया, वही बात है। तो इनके अलावा मेरे पास कोई भी एल्किल समूह नहीं बन सकते हैं। ये आपके एल्केन है C4H10, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये बना C4H9 बैलेंसी फ्री। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और ये क्या है आपके पास? ब्यूटिल। क्या है? ब्यूटिल। तो ये सारे कौन हैं? ब्यूटिल हैं। सारे कौन हैं? ब्यूटिल ही हैं। क्या है? ब्यूटिल। ये भी ब्यूटिल है, ये भी आपका कौन है? ब्यूटिल है, और ये भी आपका कौन है? ब्यूटिल, और ये भी आपका कौन है? ब्यूटिल। लेकिन हमने आपसे कहा था कि इन चारों का नाम समान नहीं हो सकता, क्योंकि संरचनाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इनके नाम थोड़े चेंज हुए। तो चेंज किस आधार पर हुए? अगर मान लो सीधी श्रृंखला है तो इसको हम बोल देंगे एन ब्यूटेन। क्या बोल देंगे? एन ब्यूटेन। और अगर एक CH से दो मैथिल समूह जुड़े हैं तो उसे बोल देते हैं आइसोब्यूटेन। अरे सॉरी, ब्यूटिल चल रहा है ना, ये एन ब्यूटिल हो गया और ये क्या हो गया? आइसोब्यूटिल। क्लियर है? उसके बाद अगर बैलेंसी फ्री होने वाला कार्बन 2 डिग्री है, कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है, मतलब द्वितीयक है, सेकेंडरी है, तो उसको हम बोल देंगे एस ब्यूटिल। क्या बोल देंगे? एस ब्यूटिल। और अगर जिससे बैलेंसी फ्री है वो कार्बन अगर 3 डिग्री है तो उसे हम बोल देंगे तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा टी ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? टी ब्यूटिल। अब यहां पे देखो क्या है कि यहां पे क्या जोड़ दिया है? Br जोड़ दिया है, तो मैं यहां पे क्या जोड़ दूं? Br। यहां भी क्या जोड़ दूं? Br। यहां भी क्या जोड़ दूं? Br। और यहां भी क्या जोड़ दूं? Br। तो इनके नाम के पीछे क्या लगा दो? ब्रोमाइड लगा दो। क्या लगा दो? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। ठीक है। अब यहां सवाल में ये नहीं कहा है कि आप ये जो नाम लिखे हैं अपन ने सामान्य नाम लिखे हैं। कैसे नाम लिखे हैं? सामान्य। हमको लिखने हैं IUPAC नाम। कैसे लिखने हैं? IUPAC। तो IUPAC नाम क्या होगा इसका? इसका IUPAC नाम क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, अंकन इधर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है? उसके बाद अगर इसका करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रहेगी, अंकन कर देंगे 1 2 3। ये ब्रोमो है और ये मेथिल है, तो पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो को। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है?
उसके बाद अगर हम इसका करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3, 2 पर मेथिल है, 2 पर ही क्या है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये इनके कौन से एल्किल समावयवी हैं, अर्थात C4H9Br अणुसूत्र वाले सभी क्या है एल्किल ब्रोमाइड हैं। ये सारे कौन हैं एल्किल ब्रोमाइड। संख्या कितनी है 1 2 3 और 4, मतलब कितने होते हैं ये 4 एल्किल समावयवी होते हैं। देखो इस तरीके से इनको बेसिक से सीखा जाता है, 0 लेवल से सीखा जाता है। बाकी आपसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि C4H9Br अणुसूत्र वाले 4 समावयवी होते हैं और वो ये होते हैं। आप इन सबको भी नहीं, इनको लिख के नहीं आना आपको, लेकिन आपको अगर ये आते हैं तो आप कभी भी इसकी संरचना बना सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। नोट करना चाहोगे इसे तो 1 मिनट में नोट कीजिए इसको, फिर अपन अगला एक प्रश्न और पढ़ेंगे। अगला प्रश्न C5H11 I अणुसूत्र वाले सभी संभव एल्किल आयोडाइडों, सभी संभव एल्किल आयोडाइड की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि 5 कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं। 5 कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं भैया? पेंटेन। अरे क्या कहते हैं? पेंटेन का फार्मूला क्या होता है? C5H12। C5H12। पेंटेन में से हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता है पेंटिल। क्या बनता है? पेंटिल। और अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं आयोडीन अर्थात, तो ये बनता है पेंटिल आयोडाइड। क्या बनता है? पेंटिल आयोडाइड। क्लियर है? पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, तो पेंटिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H11I। यही तो होगा। कहने का मतलब यह है कि हमें पेंटेन से क्या बनाना है? पेंटिल बनाना है। पेंटेन से क्या बनाना है? पेंटिल। 5 कार्बन का जो पेंटेन होता है ना, उसके 3 एल्केन समावयवी होते हैं। कितने होते हैं? 3 एल्केन समावयवी होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? वो होता है, एक तो होता है एन पेंटेन। क्या होता है? एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा होता है आइसोपेंटेन। क्या होता है? आइसोपेंटेन। और एक होता है आपके यहां पे नियोपेंटेन। क्या होता है? नियोपेंटेन। और इनसे 8 प्रकार के, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के एल्किल समावयवी बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 प्रकार के क्या बनते हैं? एल्किल समावयवी। ठीक है। अब इनसे हमें 8 प्रकार के क्या बनाने हैं? समावयवी बनाने हैं। थोड़ा सा इनको भी उसी पोटेंशियल के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले लेता हूं एन पेंटेन। क्या लेता हूं? एन पेंटेन। एन पेंटेन की संरचना कुछ ऐसी होती है, सभी विद्यार्थी ध्यान से इधर देखेंगे। CH3 CH2 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 CH3, यही होती है।
आइसोपेंटेन की संरचना कुछ ऐसी होती है, CH3 CH CH3 CH2 CH3, यही होती है। और नियोपेंटेन की जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है, CH3 C CH3 CH3 CH3। क्लियर है? अब यहां से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं 8 प्रकार के एल्किल समावयवी। मतलब मैं सबसे पहले एल्किल बना रहा हूं, मतलब पेंटिल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पेंटिल। सबसे पहले क्या बना रहा हूं? पेंटेन से पेंटिल। फिर मैं आयोडीन जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? पेंटिल आयोडाइड। देखिए सभी का ध्यान बोर्ड। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, चाहे हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, मैं इन दोनों जगह से अगर हाइड्रोजन हटा रहा हूं ना, तो मुझे समान प्रकार के एल्किल समूह मिलेंगे। समान प्रकार के क्या मिलेंगे? एल्किल समूह। देखो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाता हूं तो क्या संरचना बनेगी? CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री। अगर मैं यहां से हटाता हूं तो क्या समूह मिलेगा मुझे? फिर मिलेगा CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री। तो दोनों एक ही प्रकार हैं। अर्थात चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, मुझे समान प्रकार के एल्किल समूह मिलेंगे। अर्थात मुझे मिलेगा कुछ इस प्रकार से, CH3 CH2 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 और ये वैलेंसी फ्री, ये मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, यहां से चाहे यहां से, मुझे समान प्रकार के क्या मिलेंगे? एल्किल समूह मिलेंगे। तो इनको मैं इस प्रकार से 2 तीर के निशान के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इनको मैंने 1 से किया था, -H, यहां से भी एक H हटाता हूं तो संरचना मिलेगी मुझे कुछ ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहां से क्या हो जाएगा? वैलेंसी फ्री। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद मैं यहां पे आ रहा हूं तो देखिए सबसे पहले मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं यहां से। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन कहां से हटा रहा हूं? यहां से। तो मुझे एक समूह मिलेगा, वो क्या मिलेगा वो देखने का प्रयास कीजिए। CH3 CH CH3 CH2 फिर CH2 और यहां से क्या है? वैलेंसी फ्री। जब मैं यहां से हटा रहा हूं -H। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए कि मैं हाइड्रोजन हटाना चाह रहा हूं यहां से। जब मैं यहां से हटाऊंगा तो क्या समूह मिलेगा मुझे? देखिए ध्यान से, ये मिलेगा CH3 CH, नीचे CH3, यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो एक हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? कमी। और आगे क्या है? CH3, यहां से क्या हो जाएगा? वैलेंसी फ्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं इस जगह से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, इसकी संरचना क्या बनेगी? देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, CH3 CH CH3 CH था, H हट गया तो अकेला हाइड्रोजन रह गया। अकेला क्या रह गया? हाइड्रोजन। इससे कौन जुड़ा हुआ है? CH3। कौन जुड़ा है? CH3। तो मैंने CH3 को ऊपर जोड़ दिया। अरे नीचे जुड़ा हुआ है, चाहे ऊपर जोड़ दो, बात एक ही है। मैं नीचे इसमें क्या कर रहा हूं? वैलेंसी फ्री कर रहा हूं। ठीक है? उसके बाद इसके पड़ोस में जुड़ा हुआ है CH2 और ये कौन है? CH3। तो ये समूह बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके बाद मैं हाइड्रोजन चाहे यहां से हटाऊं, चाहे मैं यहां से हटाऊं, संरचना मुझे एक जैसी मिलेगी। देखिए सर, यहां से हटाऊं मतलब ये, इस स्थिति से मैं क्या हटा रहा हूं? हाइड्रोजन हटा रहा हूं। देखिए मैंने यहां से क्या हटा दिया है? हाइड्रोजन। तो क्या समूह मिल रहा है मुझे? मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, CH3 CH CH2 वैलेंसी फ्री, यहां से हटा दिया। उसके बाद ये CH2 CH3। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद
और कोई स्थिति है नहीं जहां से मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूं। अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो इसमें से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो चाहे मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाऊंगा एक ही समूह प्राप्त होगा मुझे, और वो ये होगा CH3 C CH3 CH3 CH2 वैलेंसी फ्री। इसके अलावा कार्बन संख्या 5 के, कार्बन संख्या 5 के कोई और एल्किल समावयवी नहीं बन सकते। कितने बनते हैं? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और है, वो देखो आपने यहां पे 2 को तो बना दिया था, इसको बनाना आप लोगों के ध्यान से निकल गया था। यहां से तो हाइड्रोजन हटाया ही नहीं, तो इधर से हटाइए भाई। 1 2 3 यहां से हाइड्रोजन हटाइए तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा समूह बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH, यहां से बैलेंस फ्री करिए CH2 CH3। ये आपके क्या बनेंगे? 8। कितने हैं ये? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कौन? 8। कितने एल्किल समावयवी बन गए? 5 के 8 बन गए। कार्बन संख्या 5 के कितने बनते हैं? 8 प्रकार के एल्किल समावयवी बनते हैं। अब ये कौन बनाने हैं? आयोडाइड। तो मुझे क्या लगा देना है इनके पीछे? आई लगा देना है। क्या लगा देना है? आई। जहां पर बैलेंसी फ्री है वहां पे क्या लगा दो? आई लगा दो। ये लो, यहां पे क्या लगा दिया मैंने? आई लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? आई। यहां पे क्या लगा दिया? आई। ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इनका IUPAC नाम क्या हो। तो IUPAC नाम लिखना है अब इनका। तो आप में से कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इनके सबके IUPAC नाम लिख सकते हैं? चलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप कोशिश करना। सबसे पहले चलो मैं ही बता रहा हूं, आप कोशिश करना कि आपसे भी ये सारी चीजें आती हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद अंकन करना। अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो 1 मिल गया, 2 3 4 और 5। तो 1 पर कौन है? आयोडाइड, मतलब 1 आयोडो। जब ये प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो इसको हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो। और आयोडीन है तो आयोडो बोलेंगे। अगर ब्रोमाइड है, Br है तो ब्रोमो बोलेंगे, F है तो फ्लोरो बोलेंगे, Cl है तो क्लोरो बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 1 आयोडो, 1 आयोडो। और 5 कार्बन का एल्केन है इसलिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। अरे कोई दिक्कत? इसका नाम हो गया 1 आयोडो पेंटेन। ठीक। उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, ये चुन ली हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे? अंकन करेंगे। बताइए अंकन इधर से करें या फिर इधर से करें? इधर से। 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 आयोडो। कौन आयोडो? 2 आयोडो। और 5 कार्बन का एल्केन है तो 2 आयोडो पेंटेन इसका क्या हो जाएगा? नाम। आसान है। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो इसमें भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही बनेगी। अब अंकन हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी। 1 2 3 4 5 और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर ही क्या आ रहा है? आयोडीन। अर्थात ये हो जाएगा 3 आयोडो पेंटेन। अरे बात क्लियर है या नहीं है? 3 आयोडो पेंटेन। उसके बाद हम इसका नामकरण करेंगे तो इसमें भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो करिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अंकन करिए। अंकन इधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। कम से कम अंक मिलेगा तो हम अंकन कर देंगे 1 2 3 4। अब ये आयोडो है और ये कौन है? मैथिल। आई पहले आता है कि एम पहले आता है? आई पहले आता है। तो लिखना पड़ेगा 1 आयोडो
3 मेथिल और 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये इसका क्या है? IUPAC नाम है। उसके बाद हम इसका नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लिया हमने? चयन कर लिया। 4 कार्बन की होगी। अब हमें अंकन करना है। अब मैं अंकन इधर से करूं या फिर अंकन इधर से करूं, बताइए। इधर से क्यों करेंगे? वापस से सुनो, अगर मैं इधर से करता हूं तो मुझे 1 2 पर क्या मिल रहा है? प्रतिस्थापी। और मैं इधर से भी कर रहा हूं तो 1 और 2 पर मुझे क्या मिल रहा है? प्रतिस्थापी। तो भी कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन नहीं। इसका नाम होता है मेथिल और इसका नाम होता है आयोडो। तो M पहले आता है कि I पहले आता है? I। तो जो पहले आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, उधर वाला अंकन ही क्या होगा? सही। तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा? 4। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब नाम क्या हो जाएगा? 2 आयोडो 3 मेथिल और 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका नाम लिखेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। उसके बाद अंकन किधर से करें? इधर से या फिर इधर से? इधर से, बिल्कुल इधर से ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4 और इधर से करते तो 1 2 3 पर क्या मिलते हैं मुझे? प्रतिस्थापी। तो वो गलत हो जाता, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो 2 आयोडो क्या हो जाएगा? 2 आयोडो 2 मेथिल और कितने कार्बन हैं? 4। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? 2 आयोडो 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर है? इसके बाद हम इसका करते हैं। तो बताइए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? कितने की होगी? 4 की। क्या ये होगी? क्या ये नहीं होगी? ये नहीं होगी। तो क्या ये होगी? ये क्यों होगी? देखिए, हमें सबसे पहला काम करना है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, लेकिन वो सबसे लंबी होनी चाहिए जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा आए। जिसमें प्रतिस्थापी क्या आए? ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं इसको लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लूं तो केवल एक ये ही क्या मिले मुझे? प्रतिस्थापी। और अगर मैं इसको लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लेता हूं तो मुझे एक ये भी प्रतिस्थापी मिल गया और एक ये मिल गया। तो प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा तभी हो रही है जब मैं ये वाली श्रृंखला को क्या चुन रहा हूं? लंबी श्रृंखला। अब अंकन कर रहे हैं तो अंकन में देखो पहला ही अंक किसको मिल गया? प्रतिस्थापी को। तो 1 2 3 4। ठीक है। अब सुनिए, 1 पर आयोडो है और 2 पर क्या है? मेथिल। तो ये डायरेक्ट लिख देंगे 1 आयोडो 2 मेथिल ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर है? अरे देख लो, सबके नाम अलग अलग हैं। अगर गलती से 2 नाम समान आ गए ना तो सोच लेना उनकी संरचनाएं क्या हैं? समान ही हैं, वो समायोगी नहीं है। देखिए यहां पे इसका नाम देखेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी? कितने की? 3 की बनेगी। तो प्रतिस्थापी इसमें हो गए हैं 3 हो गए। प्रतिस्थापी कितने हैं? 3। अंकन कर देते हैं 1 2 3। ठीक है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। आयोडो का लिखूं या मेथिल का लिखूं? आयोडो का। तो ये हो जाएगा 1 आयोडो। 2 पर क्या है? 2 2 मेथिल है तो 2,2 डाई मेथिल। और कितने कार्बन का एल्केन है ये? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को? ये 5 कार्बन के
एल्किल समावयवी हैं। कौन से समावयवी हैं? एल्किल समावयवी। जो कौन है ये? पेंटिल आयोडाइड है। कौन है? पेंटिल आयोडाइड। समझ पा रहे हैं? उनके IUPAC नाम और उनकी संरचना सूत्र मैंने यहां पे लिख दिए हैं। आपको केवल क्या लिख के आना है अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो? केवल ये लिख के आने हैं। ठीक है, ये याद हो जाते हैं। ये तब होते हैं जब आप इनको लगातार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से समझिए और इनको नोट कीजिए, फटाक से कीजिए नोट। सभी विद्यार्थी हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, CX आबंध की प्रकृति। अरे आपने अगर देखा हो तो एल्किल जो हैलाइड होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। RX का मतलब होता है कि ये तो हैलोजन है। R का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। अब CX बंध है ये, तो इस CX बंध में होता क्या है कि कार्बन और हैलोजन, क्या? कार्बन और हैलोजन, इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है। इनकी विद्युत ऋणताओं में क्या होता है? अंतर, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति में अंतर होता है। हैलोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो ज्यादा होती है, इसके कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। बंध के इलेक्ट्रॉनों को कहां खींच लेता है? अपनी ओर खींच लेता है और अपने ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न कर लेता है। और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए यहां पे आ जाता है आंशिक धनावेश। क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश, जिससे इस बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? ध्रुवता। क्या उत्पन्न हो जाती है? ध्रुवता, अर्थात द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। इधर धनावेश और इधर कौन? ऋणावेश। और द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला जाता है। इस बंध का क्या निकाला जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मान। और द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? म्यू से। किससे करते हैं? म्यू से। और म्यू बराबर क्या होता है? Q इंटू डी। क्या होता है? Q इंटू डी। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं, एक इधर, एक ये कोई आवेश है मान लो प्लस Q आवेश है, दूसरा है Q2 आवेश है। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। वैसे द्विध्रुव है तो ये हो सकता है ऋणावेश। ठीक, अब इन दोनों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसे निकालते हैं? तो इनमें से किसी एक आवेश का मोड लेते हैं। एक आवेश का क्या लेते हैं? मोड लेते हैं और उसको गुणा कर देते हैं इनकी बीच की दूरी से। इनकी बीच की दूरी से, और वो क्या होता है? म्यू। अर्थात क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, शायद ऐसा पढ़ा है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़ा होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला जाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इसको थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कौन है? एल्किल हैलाइड। कौन है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हो सकते हैं आपके यहां पे। अरे बातें क्यों कर रहे हो यार? एल्किल हैलाइड आपके हो सकते हैं RF प्रकार का, हो सकता है RCl प्रकार का, आपका हो सकता है RBr प्रकार का, और हो सकता है आपके यहां पे RI प्रकार का। जिनमें अगर बंधों की कंडीशन देखी जाए तो ये बन सकता है CF बंध, ये हो सकता है CCl बंध, ये हो सकता है CBr बंध, और ये हो सकता है CI बंध। क्लियर है? अब इन सब के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के मान होते हैं, अर्थात म्यू के मान होते हैं। किसके मान होते हैं? म्यू के मान। और कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसका होता है 1.84, इसका होता है 1.86, और इसका होता है 1.83, और इसका होता है 1.63।
ठीक है, देखो आप अगर देख पा रहे हो तो सामान्यतः यहां से यहां चलने पर जो वैल्यू है वो सामान्यतः घट रही है। अरे म्यू का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। आप देखो तो 1.84, फिर 1.83, फिर 1.63, मान क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ वेरिएशन आ रहा है, आप देख पा रहे हो तो देखो ध्यान से, ये है 1.84 और ये है 1.86। इसका मतलब यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जो CF बंद है उसके लिए आ रहा है 1.84 और यहां पे आ रहा है CCl के लिए 1.86। मतलब यहां पे ये बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है तो बढ़ क्यों रहा है, उसका कारण ये होता है कि जो CF बंद होता है या जो CF बंद का जो आकार होता है वो क्या होता है, कम होता है। आकार क्या होता है, कम। और CCl बंद का आकार क्या हो जाता है, बड़ा। आकार क्या हो जाता है, बड़ा। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि CF बंद की जो बंद लंबाई है, बंद लंबाई वो क्या होती है, कम, और इसकी जो बंद लंबाई है वो क्या होती है, अधिक। अरे तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो CCl की जो बंद लंबाई है वो क्या होती है, ज्यादा, और CF बंद की बंद लंबाई क्या होती है, कम। क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा, तो बंद इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी तो अणु क्या आएगा, पास आएगा। पास आएगा तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, कम। दूरी कम हो जाएगी तो इसके लिए दूरी कम हुआ तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, कम। और CCl बंद का जो आकार है, CCl जो बंद की लंबाई है वो क्या होती है, ज्यादा। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि D की वैल्यू ज्यादा हो गई तो म्यू का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इनके अंदर। बाकी ये विद्युत ऋणता के आधार पर, विद्युत ऋणता लगातार नीचे आने पर क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम हो रही है तो इनकी जो म्यू का मान है वो सामान्यतः घटना चाहिए और वो घट रहा है। लेकिन इन दोनों कंपाउंडों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। उसका कारण ये होता है कि CF बंद की बंद लंबाई कम होती है और CCl बंद की बंद लंबाई ज्यादा होती है। बंद लंबाई अधिक होने के कारण D का वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे म्यू का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यह है आपका CX आबंध की प्रकृति। इसके लिए थ्योरी टाइप में कैसे लिखेंगे थोड़ा सा, तो वो क्या कह सकते हैं, देखो मैं बोल के बता रहा हूं आप लोगों को कि एल्किल हैलाइड में CX बंद उपस्थित होता है। कौन सा बंद उपस्थित होता है, CX बंद उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन व हैलोजन परमाणु विद्यमान होते हैं। क्लियर है। इनमें कार्बन और हैलोजन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर पाया जाता है। दोनों की विद्युत ऋणताओं में क्या पाया जाता है, अंतर। अर्थात हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, हैलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा, जिससे ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और अपने ऊपर आंशिक ऋणावेश व कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न कर देते हैं, जिससे बंद में ध्रुवता आ जाती है। जिससे बंद में क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है, जिसके मान को द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है कि वो ध्रुवता कितनी आई है। उस ध्रुवता को किससे ज्ञात किया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा। और द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q × D। Q का मतलब होता है आवेश और D का मतलब होता है दूरी, बीच की दूरी। ये आवेश है और ये आवेशों के बीच की दूरी। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये बात किसकी हो गई, CX आबंध की प्रकृति। उसके बाद ये और कहा जाता है कि जो CX बंध है उसका कक्षीय आरेख बनाना है। क्या बनाना है, कक्षीय आरेख। CX बंध का कक्षीय आरेख। क्लियर है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया CH3X। क्या ले लिया, CH3X। मैं इसमें इसको ऐसे लिख देता हूं, एक बार H इधर लगा दूं। ये रहा CX बंध, ये क्या रहा, CX बंध। अब इन दोनों में हम देखना चाह रहे हैं कि इसका कक्षीय आरेख कैसे बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कार्बन की बात करता हूं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। अरे यही होगा। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। एस में 2 हैं, पी में भी कितने हैं? पी में 2 हैं। ठीक है। अगर ये है मूल अवस्था में, कौन सी अवस्था में है? मूल अवस्था में। अब हम इसको लाते हैं उत्तेजित अवस्था में। तो उत्तेजित अवस्था में ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 तो पहले ही थे, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ गया? यहाँ पे। क्लियर है? इसको बोलते हैं एस कक्षक, इसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर है? यही तो बात है। उसके बाद हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए हैलोजन की, और हैलोजन के रूप में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्लोरीन ले लेता हूँ, जल्दी से काम बन जाएगा। फ्लोरीन, क्या ले लिया? फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। ध्यान से देखना, बाह्यतम कोष ये रहा, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। इसको S बोलते हैं, ये Px है, ये Py है और ये कौन है? Pz। भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ विद्यमान है? Pz में। कहाँ है? Pz में। और अगर S की बात करें और S का अगर हम संकरण निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? संकरण, तो आपको पता है कि इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसके 4 कक्षक भाग लेंगे। कितने कक्षक भाग लेंगे? 4 कक्षक। और एक S है, उसमें Px है, Py है और Pz है। S कक्षक का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। Px में x अक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, याद कीजिए कक्षा 11 को। Y में y अक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है और Z में Z अक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। ठीक है। ये है Ps कक्षक, ये है Px कक्षक, ये है Py और ये कौन है? Pz। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो सारे लिए हैं मैंने। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? Pz कक्षक है। ये रहा वो Pz कक्षक, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला ही लेना है। अब क्या होता है संकरण के अंदर? क्या होता है? लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर के नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं उतनी ही संख्या में। तो देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 कक्षकों का निर्माण करते हैं। कितने कक्षकों का? 4। और वो होते हैं संकरित कक्षक। कैसे होते हैं? संकरित 4 कक्षक बनाए हैं। और ये कैसे होते हैं? ये समान ऊर्जा के होते हैं और इनका आकार समान होता है। वो कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो आप लोग। पढ़ा क्या आपने कभी ये कक्षा 11 में ऐसे करके? पढ़ा है? तो ये है आपके sp3 संकरित कक्षक हैं। तो ये रहा कार्बन, इसके पास तो ये संकरित कक्षक मिल गए। एक तो ये मिल गया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। ये कार्बन के हैं। देखो मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ा, ये खुद कार्बन कह रहा था मेरे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, वो आपस में समान ऊर्जा के कक्षक मिल करके नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संकरण। और इन कक्षकों का जो नाम है वो है sp3 संकरित कक्षक। कौन से कक्षक हैं ये? sp3 संकरित कक्षक। इनका नाम है प्रत्येक का, ये भी sp3 संकरित है, ये भी sp3, ये भी। ये है sp3 संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं हम इसकी फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के Pz के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Pz कक्षक है वो ये रहा Pz कक्षक। ये कौन है? Pz और ये है sp3। तो ये जो संकरण बना है ना, ये बंध है, वो है sp3 Pz संकरित बंध का निर्माण हुआ है। कौन सा बंध है? sp3 Pz बंध का निर्माण हुआ है।
ये पीजेड है और ये पीजेड है किसका? फ्लोरीन का। किसका है? फ्लोरीन का। और यहां पे हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हाइड्रोजन को तो सब लोग जानते हैं, एक होता है 1s1। s का आकार कैसा होता है? गोलाकार। एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ऐसे बनते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये बन गया CX बंध का कक्षीय आरेख। ये क्या है? CX बंध का कक्षीय आरेख। और इसमें भी अगर हम प्योर एग्जाम्पल लें तो ये बन गया है CH3X का कक्षीय आरेख। अगर आप H नहीं लगाओगे तो आप CX बंध लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज आपके यहां पे कंप्लीट है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां। ठीक है, नोट कीजिए इसे।